नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दिल्ली में संजय सिंह की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपने संजय सिंह की रिहाई की मांग तेज कर दी है। रिहाई की मांग को लेकर के आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा बलों से झड़प भी देखने को मिली है और इसके साथ ही ईडी ने राजस्थान में छापेमारी की है, जिससे अब विपक्ष ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने लगा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। संजय सिंह को रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं। वो सलाखों के पीछे हैं और वहीं से कोर्ट में पेशी कराई जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष इस कदर हावी हो गया है कि वो सड़क पर उतर आए। ईडी सीबीआई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। संजय सिंह को रिहा करो, संजय सिंह को रिहा करो। मांगी तेरी तानाशाही। ईडी सीबीआई पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। दरअसल संजय सिंह को ईडी ने आबकारी नीति घोटाला मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं विपक्ष पर अभी ईडी के छापे रुक नहीं रहे हैं। दिल्ली के बाद अब ईडी की कार्रवाई राजस्थान तक पहुंच गई है। गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। उनके घर ये छापेमारी पेपर लीक मामले में की गई। वहीं एफईएमए उल्लंघन केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनाव में इस कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो समय बताएगा। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे क्या करना है। चुनाव में इस कार्रवाई का कुछ असर होगा? चुनाव में कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। चुनाव अभी दूर है, 25 नवंबर को चुनाव है। मेरा मानना है राजस्थान में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और हमारा काम अच्छा है, हमारी वर्किंग अच्छी है, हम चुनाव जीतेंगे। इसके साथ ही डोटासरा के छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है, जिससे वो पहले ही बौखला गई है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और राजस्थान में भी बुरी तरह हारने वाले हैं और इस कारण से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अब 12 साल पुराना कोई केस है, उसको लेके अभी वो उसके यहाँ छापा डाले, इसका मतलब ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये तो मतलब बौखलाहट है उनके, उसके अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। जहां कांग्रेस इसे चुनावी प्रहार बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन बता रही है। वहीं देखने वाली बात यह है कि ईडी की कार्रवाई से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर क्यों है? क्या वाकई जांच एजेंसियां मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही हैं या फिर विपक्ष के आरोप बेबुनियादी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ईडी मायने इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी विपक्ष कह रहा है और ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईडी की ओर से बढ़ती हुई दबिश आखिरकार क्या इशारा करती है। तमाम सवाल जवाब हम करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं दिनेश अच्छवान, नेता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए। दिनेश अच्छवान जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज इस पैनल में मौजूद है। मनीष गुप्ता जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, आज चर्चा करेंगे आपसे भी। और सीधे तौर पर मैं बीजेपी के प्रवक्ता से शुरुआत करूंगी, दिनेश अच्छवान जी से। दिनेश अच्छवान जी, 24 के चुनाव से पहले किसी प्रकार का कोई डर का माहौल है क्या बीजेपी में? इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये ईडी है, ये ईडी की तरह नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आपके सिपाही की तरह काम कर रही है। ऐसा क्या हो गया 24 के चुनाव से पहले कि आपने ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी करवा दी है विपक्ष पर? कीर्ति, भय भारतीय जनता पार्टी में नहीं, भय इंडी गठबंधन के अंदर है, क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है। कहां तो ये लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार के लिए बनी हुई पार्टियां आज कहां है जो कहती थी कि हम गांधी जी के पदचिन्हों पर, उनके विचारों पर चलने वाली है। तो ऐसे ऐसे लोग
आज जिन्होंने गांधी जी का नाम जपते जपते अपनी पार्टियां बनाई हैं, ऐसे लोग आज कहां गायब हो गए? ये नहीं पूछते हैं कि आज जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई करने वाला डिपार्टमेंट है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें नहीं बैठे हैं। उसमें अगर सरकारी तंत्र इनके कार्यकलापों को, इनके भ्रष्टाचार के विरोध में अगर कार्य कर रहा किसके है, इशारे पर ये छापेमारी हो रही है? माना कि ईडी में बीजेपी के लोग नहीं हैं, लेकिन ये किसके इशारे पर छापेमारी हो रही है? ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। नहीं, वो इनके कार्यकलापों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार हुआ है ना जी, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है ना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है। अगर ये कार्रवाई हो रही है, अरविंद केजरीवाल कहा करते थे विभिन्न मंचों से कि सोनिया गांधी, अगर ये ईडी मेरे हाथ में दे दो, इनका ये डिपार्टमेंट मेरे हाथ में दे दो, पुलिस मेरे हाथ में दे दो, तो आज मैं सोनिया गांधी को जेल में पहुंचा दूंगा। अरे जब अगर ये डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहे थे और यदि आज कार्रवाई कर रहे हैं, तो आज इनको दर्द क्या हो रहा है? क्यों ये आज भाग रहे हैं? ये इंडी गठबंधन में नहीं, भाग तो कोई भी नहीं रहा है। विपक्ष लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन ये मनमानी अच्छी नहीं है, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। बहरहाल मैं एक बार सभी को चर्चा में जोड़ लूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ वंशराज दुबे जी भी है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। वंशराज दुबे जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो डर किस बात का? जांच होने दीजिए। और क्या वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जो कि अभी भी हिरासत में हैं, वो आखिरकार बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कोर्ट बार बार उनकी जमानत याचिका को क्यों खारिज कर रही है? कुछ तो बात होगी। देखिए कीर्ति जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि समय और परिस्थितियां बलवान होती हैं। ठीक, ये बात सही है कि, और ये बात खास करके भारतीय जनता पार्टी को तो बखूबी समझना चाहिए। एक छोटी सी घटना आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि अमित शाह 2009 में जब जेल जाते हैं तो उस समय देश के गृह मंत्री होते हैं पी चिदम्बरम जी, और ठीक 10 साल के बाद परिस्थितियां और समय बदलता है तो पी चिदम्बरम जेल जाते हैं और गृह मंत्री बनते हैं अमित शाह। तो ये समय का काल है, समय का चक्र है। आप चेतावनी दे रहे हैं, आप चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी को। बिल्कुल उसी पे आ रहा था। और आम आदमी पार्टी को आप डरने की बात कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसे टुटपुजिया जो नरेंद्र मोदी जी का एक तरीके से फ्रंटल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ है। हमारी तो लड़ाई ही इस बात के है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और हम इस बात से कैसे समझौता कर सकते हैं? अगर आज संजय सिंह ईडी कस्टडी में, जब आप देखिए जब पीसी पे आते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि मैं नरेंद्र मोदी की यात्रा का पैमाना चेक करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी या किसी नेता में दम है इस तरीके से बात करने की? नहीं, क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल जी की म्यान की वो तलवार है जो नरेंद्र मोदी के आगे कभी झुकने वाले नहीं है। संजय सिंह आज संजय सिंह के पीछे आप चाहे जिस तरीके से कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन सबको पता है कि अंत पंत में मिलने को कुछ नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुना मनीष जी के मामले में, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और आप कीर्ति जी, आप सोच लीजिए 18 महीने हो चुके, 1.5 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की जो फ्रंटल ईडी और सीबीआई है, इन्होंने 15,000 पन्नों का और न जाने कितने लोगों से पूछताछ करके सब कुछ सबमिट कर दिया, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो ये आज देश की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा खटकने वाली आवाज संजय सिंह थे। इंडिया अलायंस के प्रमुख आवाज, सबसे प्रखर आवाज संजय सिंह जी थे, इसलिए उस आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना दमदारी उस आवाज में है कि जब सांसद संजय सिंह जी की पेशी हो रही है, सड़कों को जो गर्म किया जा रहा है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट निर्देश है कि इन भाजपाइयों को अगर इस देश से कोई छतेड़ सकता है, सत्ता से कोई बाहर कर सकता है, तो नहीं, ठीक है। देखिए, इस चर्चा को हम कोर्ट नहीं बनाएंगे और इस चर्चा में ही हम आरोप सिद्ध करने नहीं बैठ जाएंगे। जो चर्चा कोर्ट में चल रही है उसे कोर्ट में ही रहने देते, ठीक है? मैं आप सभी के पास लौटूंगी। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मनीष गुप्ता जी, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत विवादित बयान दे दिया, और ये सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना नहीं है, कमोबेश इसी प्रकार के बयान अन्य पार्टियों से भी आते हैं विपक्ष से कि राजस्थान में इतना डर तो कुत्तों से नहीं लगता जितना ईडी और सीबीआई के लोग वहां पर घूम रहे हैं। तो ये इस प्रकार की टिप्पणियां अगर इस प्रकार की एजेंसियों पर हो रही हैं, तो क्या ये माने कि इन एजेंसियों पर विश्वास खत्म हो रहा है? ये एजेंसियां क्या सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं? आपका क्या मानना है? कीर्ति जी, देखिए इस समय देश की स्थिति ऐसी है कि कोई भी कुछ भी भौंके चला जाता है। नहीं, ठीक है, ठीक है। बात कहेगा
तो गलत बात लगेगी ना, जो भाई भौंकना ये सब गलत बात है। हाँ। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया और उसमें कहा कि देश की न्यायपालिका का ये हाल है कि कोई भी वकील सूटकेस लेके चला जाता है और ऑर्डर लिखवा के ले आता है। हाँ। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो हवा निकल गई, बदबूदार हवा निकल गई, माफी मांगने लग गए। जाहिर है नेता है तो माफी मिल भी गई, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो माफी मिल नहीं गई। तो अभी फिर बोल रहे हैं, फिर माफी मांगेंगे। इसलिए इनके ये जो बयान है जुडिशरी के बारे में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता वंशराज दुबे हो या अशोक गहलोत हो, मेरे लिए ये बहुत नेग्लिजिबल है और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अभी बहुत सारे लीगल सेक्टर में ईडी को एक दिन के ऑर्डर पे कार्रवाई नहीं कर दिया, आज मोदी जी फोन किया ईडी छापा मार दो और छापा लग गया, ऐसा नहीं होता है। पर ये राजनीतिक प्रवक्ता जो होते हैं वो अपनी सुविधा से बातों को इस तरीके से घुमाते हैं, मानो वो अपना टॉपिक अपने एंगल से कहकर जनता को भ्रमित कर लेंगे, मीडिया को कन्विंस कर लेंगे। पर मीडिया बहुत समझदार है, तो ये आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन होगा नहीं। यही तो देश के इस समय विपक्षी हालत ऐसी है कि वो ईडी सीबीआई की बुराई तो करती है, पर तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि ये कह दे कि अगर कुछ गलत होगा तो हम खड़े हैं सामने, हमें गिरफ्तार कर लो। आज विपक्ष का एक भी नेता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कीर्ति जी, एक भी नेता ये नहीं कह सकता, कट्टर ईमानदार नेता भी नहीं कह रहा कि अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे गिरफ्तार करो। अगर मेरे यहाँ से 20 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, जब आम आदमी पार्टी कहते हैं ये इनकी साजिश है, ये अदालत है, अरे भाई ममता बनर्जी के नेताओं के 25-25 करोड़ मिलेगा, 80-80 करोड़ मिलते हैं, 91 करोड़ राजस्थान में मिले। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये सही गिरफ्तार हुए, ये भ्रष्टाचारी लोग थे, नहीं। विपक्ष मोदी की चाल है, ईडी कुत्तों से ज्यादा है, पीछे पड़ी है। अरे भाई ये क्यों नहीं कह रहे हो कि हम लोगों में जो भ्रष्ट है उसको अगर पकड़ा जाएगा तो हम विरोध नहीं करेंगे, यानी ये लोग भ्रष्टाचार के साथ। ठीक है, ये सवाल मैं आपका आगे भी लेकर के चलूंगी, लेकिन दिनेश अच्छावत जी, हाँ आप जल्दी से पूरा कर लीजिए। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं वंशराज दुबे की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वो ये कह रहे थे कि कल गृह मंत्री वो थे और ये थे, आज ये, ऐसा होना ही चाहिए। अगर अमित शाह और मोदी जी भी कुछ गलत करें और कल को प्रधानमंत्री सोनिया सिंह बने, वो बदला लें। इस देश को भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई हो। संजय सिंह का भ्रष्टाचार भी नहीं चाहिए, अमित शाह का भ्रष्टाचार भी नहीं चाहिए। लेकिन आप ये कहिए कि हम बदला लेंगे, लेकिन ये मत कहिए कि संजय सिंह को रैली करके छुड़ा लेंगे। हमारी हिम्मत नहीं है कि देश में रैली करके जुडिशरी को धमका दोगे। पहले बात तो बदतमीजी से बात करना बंद करो, रैली करके बदतमीजी से बात करना बंद करो। ठीक है, आराम से मैं आ रही हूँ वंशराज दुबे जी, मैं आ रही हूँ वंशराज दुबे जी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। वंशराज दुबे जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ वंशराज दुबे जी, मेरी बात सुनिए। वंशराज दुबे जी, मैं आ रही हूँ, मैं आपको मौका दूंगी। अगर आपको किसी की बात से आपत्ति है तो मैं आपके पास आ रही हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। भाषा देखिए पहले, किस भाषा का इस्तेमाल कर रही है? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं दोनों को कहूंगी बहुत आराम से अपनी बात बहुत लहजे के साथ रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा अगर लहजे के साथ अपनी बातों को रखा जाएगा। वंशराज दुबे जी, नैतिकता का परिचय मैं आपसे भी चाहती हूँ। वंशराज दुबे जी, सीधे तौर पर क्योंकि लगातार ये बात हो रही है ईडी सीबीआई, वक्त हमारा भी आएगा ईडी सीबीआई में ये बदले की जो भावना की बात हो रही है, वाकई ये सवाल खड़ा होता है कि बदले की भावना के इतर भी एक और परिस्थिति है कि अगर गलत है तो गलत को गलत कहिए ना, क्यों आखिरकार उससे सही साबित करने में लगे हुए हैं, और अगर गलत है तो तभी तो जमानत नहीं मिल रही है। नहीं कीर्ति जी, आप पूरे मैटर को समझिए। पहली चीज कि 1.5 साल हो गए, आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी सुना, तमाम चीजों पर आपने देखा, भले ही वो रिजर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को बताया कि ये मामला तो 2 दिन भी नहीं चल सकता ट्रायल कोर्ट में। इसको तो शायद आपने भी देखा होगा। तो इसका मतलब ये बहुत स्पष्ट है कि ईडी और सीबीआई ने कोई पुख्ता सबूत या कुछ ऐसा
साबित ही नहीं कर पाई क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी कब से डरने लगी। और जो लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी, कीर्ति जी आपने वो भाषण सुना होगा नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचारी मेरी बगल में अगर खड़ा हो जाए तो मेरी ताव से भस्म हो जाता है। और उनके बगल में 3 दिन पहले जब ये बात बोले थे तो अगले दिन 3 दिन बाद कौन आता है महाराष्ट्र से 70,000 करोड़ के आरोपी को दोनों हाथों से बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। फिर मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे कि मैं बोल रही हूँ। वो जब तक दूसरी पार्टी में थे तब तक वो पाक साफ थे, बीजेपी में आ गए तो आपको भी उनके घोटाले दिख गए। राहुल गांधी से वो जब तक दूसरी पार्टी में थे तब तक वो पाक साफ थे, अब बीजेपी में आ गए तो उनके भी घोटाले दिख गए। बहरहाल दिनेश जी, ठीक है, एक एक करके, मैं ऐसे किसी को नहीं सुन पा रही हूँ, दिनेश अच्छावन जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, 5% कन्विक्शन रेट है ईडी की, बावजूद ईडी 5 भी नहीं 0.5 नहीं, ठीक है, मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं उसके आधार पर बोल रही हूँ, आपके पास जो आंकड़े हैं ठीक है, लेकिन इतनी कम कन्विक्शन रेट के मुताबिक भी ईडी लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, आम जनता का इन तमाम सरकारी एजेंसियों पर विश्वास हो तो हो कैसे? क्या इसे तोता बना रखा है क्या पिंजरे का अब ही बीजेपी तो ने? आम जनता को सरकार पर और सरकार के किए हुए कार्यों पर विश्वास हो रहा है। जब तंत्र अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो इन नेताओं को क्यों आग लग रही है? अरे तो भैया अजीत पवार पे, अरे तो भाई जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर क्यों नहीं भेजते आप ईडी और सीबीआई को? अरे हर जगह वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। नहीं तो बताइए कोई एक एग्जांपल बताइए कि अगर वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं तो जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी आपने भेजी ईडी और सीबीआई, बताइए ना, कोई एक तो उदाहरण बताइए जिससे हमें विश्वास हो कि सरकारी एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। पर और उनके सभी राज्यों पर तो इन सब लोगों ने अपनी कार्रवाई करा चुके हैं। अरे भैया अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई हुई, येदियुरप्पा पे कार्रवाई हुई, हेमंत बिश्व शर्मा पे कार्रवाई हुई, शिवराज सिंह चौहान पे कार्रवाई हुई, मुकुल राय पे कार्रवाई हुई। अरे जिन पर कार्रवाई हो रही है, आप उन्हीं की कार्रवाई के लिए सवाल उठा रहे हो। अरे तो भैया ये क्या है? ये दूध के धुले लोग हैं क्या? ये दूध के धुले लोग हैं? जब दूसरी पार्टियों को लोग करोड़ों रुपए इस देश को खोखला कर रहे हैं तब तो भ्रष्टाचारी है, और आपकी वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाती है तो वो साफ हो जाते हैं। शराब घोटाले में सामने सीधा नृत्य है। अरे मनीष सिसोदिया, अगर मनीष सिसोदिया आरोपी है तो उनको सजा दीजिए, लेकिन अजीत पवार आरोपी है या नहीं ये बताओ, हेमंत बिश्व शर्मा आरोपी है या नहीं बताओ, मुकुल राय आरोपी है या नहीं बताओ, येदियुरप्पा आरोपी है या नहीं ये बताओ, शिवराज सिंह चौहान आरोपी है या नहीं ये बताओ। केस में भी अरविंद केजरीवाल ने क्लीन चिट दी, जितेंद्र तोमर कहां से बैठा देती है? देखिए सीधा सवाल है, सीधा सवाल है भाजपाइयों, सीधा सवाल है। देश की जनता इस बात को देख रही है कि किस तरीके से तुम ईडी और सीबीआई का सत्या पीटने पे लगे हुए हो, ईडी और सीबीआई को बर्बाद करने पे लगे हुए हो, चौथे स्तंभ को तुमने बर्बाद कर दिया, ईडी और सीबीआई को तुमने बर्बाद कर दिया, इस देश की न्यायपालिका पे तुम प्रहार कर रहे हो। मनीष गुप्ता जी, ये वाकई ही एक बड़ा सवाल है कि ईडी और सीबीआई वहां पर क्यों नहीं जाती जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं? हमने तो अक्सर यही देखा है जहां पर विपक्ष है वहां पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी ताबड़तोड़ होती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार एक ईमानदार सरकार है। बात तो वंशराज दुबे साहब ने बड़ी लॉजिकल करी है ना, मैं इस बात से सहमत हूँ, पर क्या वंशराज दुबे जी ऐसा कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई जहां गई वहां खाली हाथ लौटना पड़ा, है ना? अगर मानो ये मनीष सिसोदिया के घर गई, उनको ले गई, इनके हिसाब से कोई कागज नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, तो कोर्ट ने उन्हें 10-10 बार में जमानत नहीं दी। इसका मतलब है कि ईडी और सीबीआई जब गई, जिसके भी यहाँ गई, मनीष गुप्ता जी, मैं वहाँ उसको एक मिनट वहाँ उसको लॉजिकल डॉक्यूमेंट मिले, मुझे जिसके बेसिस पर कोर्ट जमानत देने को तैयार नहीं है। सीधे सवाल, ठीक है मनीष जी, क्योंकि अगर वंशराज दुबे जी कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अगर वंशराज दुबे जी कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में पता है, तो वंशराज दुबे जी, मैंने भी तो आपसे यही सवाल पूछा था ना कि फिर हमें थोड़ा समझाइए कि आखिरकार जमानत क्यों नहीं मिल रही है इन तमाम नेताओं को। आपने, मेरी बात सुनिए, आपने वो जवाब ना देकर के दाएं बाएं घूमने लगे और बीजेपी की बात करने लगे। मुझे समझा दीजिए ताकि हमारे माध्यम से दर्शकों को समझ आए कि आखिरकार फिर जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है।
देखिए, पहली चीज तो कीर्ति जी, अगर आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में एक अलग से डिबेट रखनी हो तो आप रख लीजिएगा। मैं अधिवक्ता होकर बैठ जाऊंगा, अभी मैं पार्टी का प्रवक्ता होकर बैठा हूँ। दूसरी चीज, आपको भी पता है कि किस तरीके से काउंटर रिजाउंडर ये सारी चीजें कोर्ट में चलती रहती है। और मनीष गुप्ता को फिर मानिए कि आपका पक्ष थोड़ा ढीला है, इसलिए आपकी तरफ से काउंटर अच्छे से नहीं किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आज इस बात को, चलिए मनीष गुप्ता जी आपके चैनल बैठे हुए हैं, अगर ये कोर्ट का ऑर्डर जो भी आएगा, अभी तक कोर्ट एक भी रुपए का कहीं ईडी कहीं कुछ साबित कर पाई कि मनीष सिसोदिया ने घर बना लिया, जमीन ले ली, जायदाद ले लिया, कुछ बना पाया? संजय सिंह जी के बारे में कहीं कुछ ईडी साबित कर पाई? तो अगर आप सवाल अजीत पवार पे करेंगी तो जवाब नहीं मिलेगा, हेमंत बिस्वा शर्मा में करेंगी जवाब नहीं मिलेगा, येदियुरप्पा पे करेंगी जवाब। अरे ये उस पार्टी के नेता है कीर्ति जी, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने ठीक है। वंशराज दुबे जी, आप ही का सवाल, आप ही का सवाल और जवाब देंगे मनीष गुप्ता जी। बताइए मनीष गुप्ता जी, ईडी को कुछ मिल तो रहा नहीं है, पुख्ता सबूत तो रख नहीं पा रहे कोर्ट में, फिर आखिरकार कस्टडी आगे कैसे बढ़ रही है? सुनिए, अब मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, है ना, लॉ डिग्री होल्डर हूँ और LLM का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात समझ लीजिए, अगर जमानत नहीं मिल रही आपकी डिग्री पे शक नहीं कर रहा हूं, आपकी डिग्री सुन लीजिए वंशराज दुबे जी, सुन लीजिए। अरे सुन लो, अरे वंशराज दुबे जी, ऐसे वक्त जाया होता है, सुन लीजिए। हाँ, अब ऐसे में ये कहना, देखिए कोर्ट पहली हियरिंग में ही विड्रॉ कर देती है, हटाओ, गेट आउट, तुम्हारे कोई लॉजिक में दम नहीं है, जमानत इमीडिएटली। ऐसे होती है जमानत पॉलिटिकल केसेस में। और हाँ, आज के केस में 20 बार जमानत कैंसिल हुई है, जमानत की हियरिंग को मना कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके पास लॉजिकल डॉक्यूमेंट हैं। आप ये कहिए कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा पर ईडी क्यों नहीं गई, अगर ईडी जानबूझ के नहीं गई तो आप कोई कंप्लेंट फाइल करिए। एक बहुत छोटा सा जवाब वंशराज दुबे जी, एक बहुत छोटा सा जवाब वंशराज दुबे जी, आपके पास, विपक्ष के पास इतने नाम है ना, मेरी बात सुनिए, इतने नाम है, हेमंत बिस्वा के नाम आप गिनवा रहे हैं, कई नाम गिनवा रहे हैं आप, फिर उनके लिए आप क्यों कोर्ट का रुख नहीं करते हैं? बहुत छोटा सा, मेरे पास वक्त की कमी है। कीर्ति जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जिसका नाम अभी मनीष गुप्ता ने कोट किया, उसके बारे में तो दिनेश ये जो अच्छमान जी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के हर गली हर मोहल्ले में बुकलेट बांटा था वाटर घोटाले में, भाजपाइयों ने खुद बांटा था, जिसकी चारुकारिता यहाँ पर मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक बन के कर रहे हैं। मनीष गुप्ता जिसकी चारुकारिता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा का बुकलेट छपवा के हिंदुस्तान के कोने कोने में बांटा। घोटाले का आरोपी है। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, हम इस चर्चा को आगे लेकर के चलते हैं। मैं कंप्लेनेंट नहीं हूँ, भाजपा ही खुद कंप्लेनेंट है, भाजपा ही खुद कंप्लेनेंट है उस केस में। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर अब आगे क्या होगा, संजय सिंह को जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ईडी क्या तथ्य सामने रखती है कोर्ट की, और कोर्ट उसके आधार पर किसी निर्णय तक पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।